हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में, जिसे हम एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, किंगडम्स कौन कौन से थे उस टाइम पर, लैंग्वेज और डायलेक्ट्स कौन सी बोली जाती थी, पोइट्स और ऑथर उस टाइम पर कौन कौन से ऐसे वेल नोन थे, पोइट्री और प्रोज कैसे लिखे जाते थे, और मैन्यूस्क्रिप्ट कौन कौन सी मिली है, और लास्ट में बियोवुल्फ है क्या, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आज हम जिसे इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, वो हकीकत में सेल्ट्स नाम की ट्राइबल कम्युनिटी का एक मेन प्लेस या फिर मातृभूमि है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये ट्राइबल लोग काफ़ी कमज़ोर थे। वो AD 43 तक वहाँ रहते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ AD 43 में रोमन लोग अटैक कर देते हैं, बिकॉज ये लोग काफ़ी एकदम कमज़ोर थे, हथियार नहीं ज़्यादा थे, तो वो हार गए और शासन आ गया रोमन के हाथ में। वो वहाँ थे लेकिन कम मात्रा में थे और बहुत कमज़ोर थे। लेकिन वो जो रोमन थे वो भी 5th सेंचुरी तक ही रहे, क्योंकि 5th सेंचुरी में रोम पर यानी उनके वतन पर हमला हुआ, तो वतन को बचाने के लिए फिर से रोम चले गए। अब ब्रिटेन में सिर्फ सेल्ट्स बचे हैं, तो इस बात का फ़ायदा उठाने आ जाते हैं पिक्ट्स एंड स्कॉटिश ट्राइब्स। अब सेल्ट्स कमज़ोर है, इसलिए खुद को बचाने के लिए नॉर्दर्न जर्मनी से मर्सेंट्री ट्राइब्स को बुलाते हैं। तो कौन थी वो मर्सेंट्री ट्राइब्स? पहली है एंगल्स, दूसरी है सेक्शन, तीसरी थी जूट्स। जूट्स इतनी इफेक्टिव नहीं थी, बट एंगल्स एंड सेक्शन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी, तो इस पीरियड का नाम रखा गया एंग्लो सेक्शन पीरियड। उस टाइम पर लोगों की भाषा क्या थी उसके बारे में अगर बात करें, तो इंग्लैंड में इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी, ऐसा हम कह सकते हैं, और उसमें भी डायलेक्ट्स है यानी बोलियाँ है। जैसे आप जानते हैं, तो भारत है, तो भारत में स्टेट है, स्टेट वाइज अलग अलग लैंग्वेज है, तो वैसे भी वहाँ भी किंगडम्स थे, तो किंगडम्स के मुताबिक वहाँ भाषा थी, जैसे मर्शियन, वेस्ट सेक्शन, नॉर्थम्ब्रियन और कैंटिश। दोस्तों, वहाँ मैंने जैसे कहा कि किंगडम्स थे, उसके बेस्ड ही वहाँ लैंग्वेज बोली जाती थी, डायलेक्ट्स बोली जाती थी। तो किंगडम्स में नॉर्थम्ब्रिया, मर्शिया, वेसेक्स, कैंट और ईस्ट एंगालिया थे। अगर बात करें लिटरेचर की, तो उस टाइम पर मेनली पोइट्री और प्रोज ही लिखे जाते थे। पोइट्री जिसे हम जानते हैं, और प्रोज यानी पैराग्राफ टाइप का राइटिंग, जिसमें कोई रैम नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ऐसा कुछ इफेक्टिव है ही नहीं, बट भाषा काफ़ी हार्ड है समझने में, बिकॉज ओल्ड इंग्लिश भी काफ़ी हार्ड रही है समझने में, फुल ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड्स है। दोस्तों, उस टाइम पर मेनली पोइट्री लिखी जाती थी, तो पोइट्री लिखते थे कौन? साइन वुल्फ, कैडमेन और बेडे, और तीनों का नाम काफ़ी आगे है इस टाइम पर। और अल्फ्रेड द ग्रेट एक किंग है, लिटरेचर लवर किंग है। दोस्तों, हमने ये तो देखा कि पोइट्री लिखी जाती थी, प्रोज लिखे जाते थे। तो पोइट्री और प्रोज का मेनली सब्जेक्ट क्या रहता था, किस थीम पर लिखी जाती थी? तो पहले हीरोइक, यानी किसी ने कुछ अच्छा काम किया है ऐसा, ऐसे बहादुर इंसान के लिए लिखी जाती थी, प्रेज करने के लिए। फिर ये रिलीजियस, मेनली क्रिश्चियन धर्म था, तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर लिखी जाती थी। पर्सनल, लव, विजडम यानी नॉलेज के ऊपर। क्रॉनिकल्स है, सरमन्स यानी धार्मिक उपदेश दिए जाते थे कि एक क्रिश्चियन को यह करना चाहिए, एक क्रिश्चियन को यह नहीं करना चाहिए। फिर रिडल्स, एक टाइप के से ट्विस्टेड क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं, उसे रिडल्स कहते हैं। अब देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के जाने माने राइटर्स को। तो उसमें सबसे पहले है साइन वुल्फ। साइन वुल्फ एक वेल नोन पोएट थे उस टाइम के, यानी 9th सेंचुरी के, और वो एकमात्र ऐसे पोएट थे जिन्होंने अपनी पोएम्स में साइन की हुई है। उनकी पोएम्स है साइन की हुई, द क्राइस्ट, जूलियाना, द फेट्स ऑफ एपोस्टल्स और एलन। लेकिन अपने कुछ रीडल्स और द कुछ वर्क लिखे हैं, वो भी जाने माने हैं, लेकिन जनरली लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि साइन वुल्फ ने लिखे हैं, बट कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि उसने ही लिखे हैं। तो उन वर्क में शामिल है द फिनिक्स, द ग्रीम ऑफ रूड, द डिसेंट इनटू हेल, गुथलाक, द वेंडरेट। ये सब वर्क में साइन की ही नहीं है। अब देखते हैं वेंडरेबल बेडे के बारे में। बेडे, जिसका फुल नेम है वेंडरेबल बेडे, वो एंग्लो सेक्शन पीरियड का जाना माना स्कॉलर है, जिसने साइंस, म्यूज़िक, पोएट्री और बाइबल का ट्रांसलेशन ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क की है। और उनका फेमस वर्क है एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। उस टाइम पर एक्चुअली में क्या चल रहा था वो जानने में ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहती है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सीखने और सिखाने में ही निकाल दी है। साथ ही उस टाइम के बाबा सेंट, जिसे हम साधु कहते हैं, तो उन लोगों के बारे में भी चरित्र लिखे हैं, जिसे हम हेजियोग्राफी कह सकते हैं। तो ऐसे टोटल 2 हेजियोग्राफीज भी लिखी है।
अब देखिए एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में है क्या। एक्चुअली ये वर्क दूसरी भाषा में लिखा गया था, लेकिन फिर ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया। साथ ही 150 यानी 150 जैसी मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिली है, तो उसमें से हमें पता चलता है कि ये एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल बेडे ने लिखी है। और साथ ही ऐसा नहीं है कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट में ही पूरी की पूरी वर्क आ गई है, बट एकदम टुकड़े टुकड़े में है ये वर्क। और AD 731 में बेडे जब 59 ईयर्स का था तब ये वर्क कंप्लीट हुआ था। अब जानते हैं अल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में। दोस्तों, अल्फ्रेड वेस्ट सेक्शन का किंग था। AD 890 में इस डेथ हुई। और अब अल्फ्रेड काफ़ी छोटा था तभी उसके पेरेंट्स गुजर गए थे, ये भी जानना ज़रूरी है। और साथ ही अल्फ्रेड के पहले भी उनके भाई थे 2, एथलेबेड और एथरेहेल्ड। दोनों ने ही शासन किया, फिर सत्ता आई थी अल्फ्रेड के हाथ में। अल्फ्रेड ने अपनी पूरी ज़िंदगी विकिंग्स नाम की ट्राइब से फाइट करने में ही लगा दी है। मेनली उसने 3 काम किए हैं। फर्स्ट है एंग्लो सेक्शन पीरियड में प्रोज को बढ़ावा दिया, या फिर पुराने टाइम पर जो वर्क लिखे उसके बारे में जानकारी हासिल की और वो सभी वर्क जो टुकड़े टुकड़े में बटे थे उसे इकट्ठा किया। दूसरा काम, उसने अच्छे अच्छे लैटिन वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। तीसरा वर्क है, उसने खुद ने लिटरेचर लिखना शुरू किया। मतलब पहला ऐसा राजा था जिसने लिटरेचर के लिए भी कुछ किया है। दोस्तों, अल्फ्रेड के बाद इंग्लैंड थोड़े समय के लिए डेनिश लोगों के हाथ में आ गया था, जो कि डेनमार्क से आए थे। और जिन हिस्सों पर ये डेनिश का कब्जा था वहाँ खुद के कानून उन्होंने लागू किए थे, जिसे डेन्स लॉ भी कहा जाता है। और डेनमार्क का किंग था विलियम फर्स्ट। अब देखिए, उस टाइम पर डेनिश लोग थोड़े से कमज़ोर है ऐसा लगा था विलियम फर्स्ट को। देखिए, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है थोड़ी। मैंने डेनमार्क का किंग विलियम फर्स्ट को बताया, लेकिन फ्रांस का किंग है विलियम फर्स्ट। तो विलियम फर्स्ट को ऐसा लगता है कि डेनिश लोग कमज़ोर है, इसलिए उस पर हमला कर देना चाहिए। तो वो अपनी सेना लेकर कैंट, जो कि किंगडम था उस टाइम पर, तो कैंट पहुंच गया। और डेनमार्क का तो किंग था हैरोल्ड गॉडविंसन। उसे कैसे भी करके हरा दिया है विलियम फर्स्ट ने, और अपना नाम रख दिया विलियम द कॉन्करर, यानी विलियम एक विजेता। अब देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट कौन कौन सी मिली है। सबसे पहले जान लेते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। कोई भी राइटर या पोएट अपने हाथों से, पेन से, यानी खुद से लिखता है पेज पर, तो उसे ओरिजिनलिटी से मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, हस्तप्रत जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट मेनली मिली है, तो बहुत सारी मिली है, लेकिन 4 मैन्यूस्क्रिप्ट ने उसका डिवीज़न किया है। तो पहली है द जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे हम मैन हंट के नाम से भी जानते हैं, और उसमें पोएम्स है और बाइबल से रिलेटेड नरेशन है। फिर एक्सटीरियर बुक, जिसमें रिडल्स है और एलेजियकल वर्सेस है, यानी ट्रेजेडी टाइप के मंत्र श्लोक है। तीसरी है द वर्सेली बुक, जिसमें प्रोज और पोएट्री है। चौथी है द बीओवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि नोवेल कोडेक्स के नाम से भी जानी जाती है। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या क्या है, प्रोज है, पोएट्री है, और कई सारी ऐसी पोएम है उस टाइम पर, उसके बारे में डिस्कशन है। बीओवुल्फ भी है, जो कि एक लंबी नरेशन वाली एपिक है, तो उसके बारे में भी बताया गया है द बीओवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट में। अब शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं बीओवुल्फ का। तो ये 8th सेंचुरी में एक ही पार्ट में लिखी गई पहली एपिक है, जिसकी सेटिंग प्लेस नॉर्दर्न यूरोप है, यानी नॉर्दर्न यूरोप में ये हकीकत में हुआ था ऐसा माना जाता है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि किंग रोथगार की जीत की खुशी में एक हॉल में जश्न मनाया गया, जिसे मिड हॉल नाम दिया गया है। तो मिड हॉल के पास ही एक तालाब है, जिसमें ग्रेंडल नाम का एक मॉन्स्टर सो रहा था, तो वो जाग गया शोर शराबे से और इंसान को खाने के लिए मिड हॉल में आ जाता है, जहाँ बीओवुल्फ अपने दोस्त के साथ मिलकर वो मॉन्स्टर ग्रेंडल के हाथ काट लेता है और मॉन्स्टर की मदर को मार देता है। तो रोथगर गिट्स स्टेट से आए हुए बीओवुल्फ को अपने राज्य में रुकने के लिए कहता है, यानी बीओवुल्फ तो एक ट्रैवलर था किंग रोथगार के स्टेट का, बट हकीकत में मेन उसका स्टेट है कहाँ, जिसे हम गिट्स कहते हैं। यहाँ बीओवुल्फ अपने गिट्स फिर चला भी जाता है, कहता है राजा से कि मुझे कोई शासन वगैरह नहीं चाहिए, मुझे कोई ऑफ़र भी नहीं एक्सेप्ट करनी है, मैं चला अपने
देश, जहां बुढ़ापे में अपने भतीजे को राजगद्दी संभालने में मदद करता है। उस दौरान फिर से सी ड्रैगन आ जाता है और बियोवुल्फ उसे भी हरा देता है और खुद भी मर जाता है। तो ऐसे ये एपिक का एंड आता है। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।